नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी विवाद रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं। लेकिन आज एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है माइनिंग को लेकर के, चाहे ब्रिक्स में बालू हो, कोयला हो, अन्य ऐसे भ्रष्टाचार चल रहे हैं जो सरकार नियंत्रित करने में असक्षम महसूस कर रही है। क्योंकि हालांकि सरकार लगातार ये बोल रही है कि भ्रष्टाचार नियंत्रण में है और हम उसे भली भांति अंकुश लगाने में सक्षम है, लेकिन वहीं पर ब्यूरोक्रेसी, झारखंड का नियंत्रक कक्ष जो है, जो नियंत्रण में रहती है, वो बेकाबू है और लगातार इस तरीके का मामले देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ एडवोकेट श्याम बिहारी प्रजापति हमारे साथ हैं और माइनिंग को लेकर भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ी हुई है, इसको लेकर आज हम इससे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माइनिंग में अभी भी सरकार के दावे के बावजूद भी भ्रष्टाचार हो रही है। सीधा जुड़ते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जिस तरीके से लगातार सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार माइनिंग में हम कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के दावे फेल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ढिंढोरा पीटना ये अलग विषय है और काम करना और प्रशासन को नियंत्रण में रखना और जो विधानसभा में नीति निर्धारण किया जाता है उसको सअक्षर पालन करवाना ये अलग विषय है। झारखंड में जहाँ तक आप अभी सवाल कर रहे थे माइनिंग का, तो हम आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से झारखंड में ये बड़ा जोरों से चर्चा में विषय रहा है, जब से कई प्रशासनिक अधिकारी जेल गए। इस मामले को लेकर कि जो आज बालू या माइनिंग का बहुत से ऐसे खनिज संपदा हैं जिसको नाजायज तरीके से बेचा जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा तथाकथित आदेश पारित किया गया और ये लोगों को संतुष्ट कराया जाने लगा कि जो अवैध तरीके के बालू इत्यादि और जो कोयला इत्यादि बेचा जा रहा है उसमें हमारा नियंत्रण है। लेकिन हमको लगता है ये जो है बिल्कुल जो है सो कोरा बात है। आज भी आप चले जाइए, आप रांची जिले के आप बुढ़मू अंचल में चले जाइए। रांची जिले के बुढ़मू अंचल में आप हेंदेगिर से देखिएगा कि सीधा सीधी माने हजारों की संख्या में 4 बजे भोर से ट्रैक्टर से और ट्रक से दामोदर नदी का बालू नाजायज तरीके से शहर में सप्लाई किया जा रहा है। आप सरायकेला में चले जाइए, आप वहाँ जाके देख लीजिए, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उसके अलावा और दूसरे क्षेत्र में आज हजारों ट्रक जो है अवैध तरीके से जो है वो बालू निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ आप चले जाइए पलामू में, डाल्टनगंज इत्यादि में जो कोयल नदी वगैरह है, ये सारे नदियों से आज नाजायज तरीके से बालू निकाला जा रहा है और हमको लगता है कि करोड़ों का धंधा आज जो है सो लोगों का फल फूल रहा है। और इस करोड़ों की धंधा में निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासन के लोग शामिल हैं। हमको लगता है कि अगर राज्य सरकार बढ़िया से नियंत्रित अगर करने का काम अपने अधीन अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों का करती तो हमको नहीं लगता कि कोई हिम्मत जुटा पाता कि कोई अवैध काम हो। लेकिन कहीं न कहीं राज्य के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी पे बैठे हैं और सीधा इस विभाग से जो है सो संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के मिली भगत से आज जो है आज बालू, कोयला इत्यादि और भी जो है सो कई तरह का अबरख वगैरह जो कोडरमा में है ये बेची जा रही है। तो हमको लगता है कि जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि राज्य में अवैध जो है सो खनन जो हो रहा है, चाहे कोयला का हो, चाहे अबरख का हो, चाहे बालू का हो, जिसको बेचा जा रहा है और उस पर हमारा नियंत्रण है, ये बिल्कुल कोरी बात है। बस सिर्फ बात यह है कि जो साधारण लोग हैं उस पर कानून लागू हो रहा है और बाकी प्रशासन के सह से ऐसे लोग धंधा कर रहे हैं जो बिल्कुल जो है सो नाजायज तरीके का काम है और अपना जो है वो रोजी रोटी फला फुला रहे हैं, करोड़ों का जो है सो धंधा कर रहे हैं। हम कैसे मान लें कि राज्य में जो है
जो खनन का मामला है उस पर जो है नियंत्रण है सरकार का। नहीं, आप पिछली बार आप देखे होंगे तो 2024 में ही लगातार विपक्ष जो है सो बालू पर सवाल उठाए थे और किलो के हिसाब से बालू की बिक्री हो रही थी। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो सरकार पूर्ण बहुमत प्रचंड जीत के साथ आई। जनता कहीं न कहीं इस बात से अछून रही कि झारखंड में भ्रष्टाचार हो रही है। तो ये कैसे संभव हो पाया कि जनता के शोषण के बावजूद भी प्रचंड बहुमत मिल गया? भ्रष्टाचार कहीं मुद्दा ही नहीं रहा। देखिए, झारखंड में तो राजनीति मुद्दों की राजनीति नहीं है, झारखंड में मुद्रा की राजनीति है। आप देखे होंगे कि जो गत विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा में ऐसे चुनाव में प्रत्याशी हार गए जो सचमुच जनता के हित में काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीत गए जिनको ना जनता से मतलब है और ना जमीनी समस्या से मतलब है। बात क्या है कि झारखंड में जो एक वोट की राजनीति है, जिस वोट के आधार पर राज्य के अंदर अच्छी तंत्र, अच्छी सुशासन लाया जा सकता है, अभी झारखंड में एक वोट का जो मौलिक अधिकार है, इस बिंदु पर अभी जनता सजग नहीं है। आप समझ लीजिए कि झारखंड में जो चुनाव लोकसभा या विधानसभा का होते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है मुद्दों की राजनीति नहीं, मुद्रा की राजनीति है, यहाँ पर मुर्गा की राजनीति है, यहाँ पे दारू की राजनीति है। अगर झारखंड की जनता को ये समझ में आ जाता कि हमारा एक वोट से झारखंड में एक अच्छी तंत्र स्थापित किया जा सकता है, तो हमको लगता है कि झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन दिखता। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधी बात ये है कि यहाँ लोग जमीन लूटने में लगा है और जो लोग लुटवा रहे हैं उसको अपना मौलिक अधिकार का ज्ञान नहीं है। आज यहाँ आपने पिछले बार भी हमको सवाल किया था CNT एक्ट का सवाल, आज CNT एक्ट का धज्जी उड़ रहा है। सरेआम जो है सो आदिवासी और मूलवासियों का जमीन को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं सरकार का इस पे मिली भगत है। अगर सरकार का मिली भगत नहीं होता तो आज जो राज्यपाल के सामने या जो सरकार को आदिवासी विकास परिषद से जो कमेटी बनी है, इनको सलाह देने के लिए हमको कहाँ लगता है कि वो सलाह दे रहे हैं। अगर सलाह दिए होते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है सो दिखता, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि राज्य में प्रचंड बहुमत से चुनाव तो जीत गए, लेकिन सवाल है कि इस राज्य को केरल, कर्नाटक और हरियाणा नहीं समझा जाए। केरल, कर्नाटक, हरियाणा और बंगाल में वहाँ एक वोट हम किसको देंगे, वो एक वोट का मतलब समझती है। और झारखंड की जनता दारू मुर्गा पर वोट बेचती है। तो जिस राज्य में दारू मुर्गा पैसा पर वोट बिकेगा, उस राज्य में अच्छी सरकार की कामना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो भ्रष्टाचार रहेगा, भ्रष्टाचार है। लगातार जब हेमंत सरकार की सरकार रही है, तब तक ब्यूरोक्रेसी पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। पिछली सरकार में भी ब्यूरोक्रेसी पर लगातार सवाल उठे। आप भी अभी ज्वलंत सरकार बनी है, उस पर भी आप ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी सरकार के अनियंत्रित हो चुकी है जो सरकार चला रही है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का जहाँ तक सवाल है, तो आपको हम बता दें, हम तो भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि अगर जो आज नई सरकार का गठन हुआ है, यदि उनका क्रियाकलाप जनता के पक्ष में होगा तो उनकी स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वह क्रियाकलाप, वह विधेयक या वह कानून जो जनता विरोधी होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और आपको मैं बता दूं, देखिए, सदन में पक्ष और विपक्ष ये दो जो है लोग होते हैं। तो मेरा कहना है कि यदि पक्ष के लोग गलत कर रहे हैं तो विपक्ष के लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। यदि विपक्ष के लोग इस पर जो है नियंत्रण रखने के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो हमको लगता है कहीं न कहीं सरकार का जो भ्रष्टाचार का मसला है उसको आप समर्थन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। विपक्ष का मतलब ही है कि सरकार की गतिविधि पर ध्यान रखिए। तो सारे प्रदेश के अंदर यदि भ्रष्टाचार चल रहा है, बालू बिक रहा है, खनन में गड़बड़ी हो रहा है, अबरख जो है सो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, नाजायज तरीके से कोयला खदान का बेचा, नाजायज तरीके ज़मीन जो है सो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो विपक्ष के लोगों को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए ना साहब। तो नहीं उठा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि चुप्पी साध रहे हैं, तो आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं। लगातार चुनाव में बीजेपी डेमोग्राफी चेंज को लेकर के माटी रोटी और बेटी का सवाल आवाज़ उठाई थी, लेकिन जनता तक शायद नहीं पहुंच पाए। तो क्या ये मुद्दा नहीं था जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के ये लगातार विपक्ष आवाज़ उठाती रही, लेकिन सरकार नकारती रही कि हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, और ये प्रूव भी कर रही है सरकार, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। क्या राजनीति कर रही है सरकार? देखिए, इस संबंध में आपको हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, डेमोग्राफी का सवाल। अब डेमोग्राफी के सवाल पर आप सीधा सीधी
पिछले बार समाचार के माध्यम से हम लोग भी जान रहे थे, आप भी जानते हैं, लोग भी जान रहे थे कि राज्य में पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, देवघर हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, ऐसे जिलों में ये बात बिल्कुल ठीक है कि बांग्लादेशियों का घुसपैठ बढ़ा है, नो डाउट। लेकिन अगर बांग्लादेशियों का घुसपैठ बढ़ा है और विपक्ष आवाज़ सदन में उठा रही है और सरकार इस पर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो मेरा मानना है कि व्यापक जन आंदोलन चलाना चाहिए ना विपक्ष को। तो विपक्ष अगर व्यापक आंदोलन नहीं चला रही है तो सिर्फ आवाज़ उठा रही, डेमोग्राफी। भाई आप सर्वे करा दीजिए ना कि कहाँ जमाई बस्ती हो गया, आप सर्वे करा दीजिए ना कि पाकुड़ में, देवघर में, दुमका में, झारखंड में और देश में कहाँ पे जो है सो बांग्लादेशी घुसपैठी चल रहा है, कहाँ पे जो है सो आतंकवादी गतिविधि चल रहा है। तो मेरा कहना है कि विपक्ष का भी तो धर्म है, आप सर्वे करा के जो है सरकार को बताइए कि साहब देखिए अमुक जगह, अमुक गाँव में, अमुक टोला में इस तरह का जो है आज जो है संख्या देखी जा रही है, जो भारतीय नागरिक नहीं है वो जो है सो नाजायज तरीके से देश के अंदर घुसपैठ करके जो सो अपना नागरिकता ले रहे हैं, आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं। तो ये तो सरकार का गतिविधि का मामला है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी किसी का बनता है तो विपक्ष की बनती है। सरकार के गतिविधि पर ध्यान रखते हुए विपक्ष को ये आवाज़ सदन में उठाना चाहिए, तो नहीं उठा रही है। नहीं उठा रही तो जनता तो सिर्फ डेमोक्रेसी में वोट देती है ना। आज अगर विपक्ष के लोग हार गए और भ्रष्टाचारी लोग, आपके हिसाब से आपने सवाल किया था कि भ्रष्टाचार जानने के बाद भी आज वही लोग सत्ता में आ गए, तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो कदम था वो मजबूत नहीं था। अगर आपका मजबूत कदम होता तो निश्चित रूप से आप चुनाव जीत जाते। अच्छा, एक बात आपको ये भी बताते हैं, सवाल है कि राज्य में तो राजनीतिक जो व्यवस्था है यहाँ पर जातिगत राजनीति है। आज हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, मैं कुम्हार परिवार से आता हूँ। अरे हम कुम्हार परिवार के हैं, हमारा आबादी 40 लाख है झारखंड में। हमारा एक विधायक हुआ करता था जोगेश्वर महतो बाटुल, बेरमो में, भारतीय जनता पार्टी से। उनको टिकट नहीं दिया गया, वहाँ रविंद्र पांडे को टिकट दिया गया, करारी हार हुआ। और पूरे प्रदेश में एक भी कुम्हार को टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह लोहार को नहीं दिया गया, बढ़ई को नहीं दिया गया, तैली को। माने कहने का मतलब क्या है कि आप तो सवाल है कि जो इस देश के अंदर रहने वाले और एक वोट का मौलिक अधिकार रखने वाले सर्व समाज को अगर राजनीतिक भागीदारी का बात नहीं करोगे तो करारी हार होगा। अब वो देश में जनता नहीं रही, जनता के अंदर भी अब अपना राजनीतिक फंडामेंटल का सोच पैदा होने लगा है। तो कहीं न कहीं विपक्ष का भी भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में, टिकट बंटवारा में हमको लगता है कहीं न कहीं गड़बड़ रहा। अच्छा, आप लगातार भ्रष्टाचार का आप बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जब से झारखंड का निर्माण हुआ लमसम 24-25 साल हो गए, भ्रष्टाचार ही मुद्दा रहा। हर पार्टी भ्रष्टाचार ही करते रहे। कि आखिर कैसे समाप्त होगा, उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है भ्रष्टाचार? हाँ, ये आपने सवाल किया है, वाइटल सवाल है। देखिए, झारखंड में भ्रष्टाचार तब समाप्त होगा जब विधानसभा में जो 81 कुर्सियां हैं, किनकी कुर्सियां? वही कुर्सियां जो लोग कानून बनाने का काम करते हैं। तो आप ये जानिए कि जिस विधानसभा में 81 कुर्सी है और वहाँ ठेपाधारी आदमी चुनाव जीत के जाएगा, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं रहेगा, जिसको विधि का ज्ञान नहीं रहेगा, जिसको नीति का ज्ञान नहीं रहेगा, तो राज्य के हित के लिए कदम कहाँ से उठावेगा? इस राज्य के अंदर मेरे जैसे पढ़े लिखे अधिवक्ता लोग जब तक चुनाव जीत के नहीं जाएगा विधानसभा में, और राजनीति का नेतृत्व जब तक अधिवक्ता वर्ग के हाथ में नहीं आएगा, जिसको विधि का ज्ञान है, तो यहाँ व्यवस्था परिवर्तन का कोई विधेयक नहीं आएगा। और जब तक पढ़ा लिखा लोग विधानसभा में नहीं आएगा तो कानून ठीक नहीं बनेगा। तो और जब आपका कहने का मतलब 81 विधानसभा क्षेत्र में जो जीत कर के आए वो पढ़े लिखे नहीं हैं? मेरा ये मानना है कि अगर निश्चित रूप से आप देखिए कि कोई कारगर विधेयक नहीं ला पा रहा है लोग, और पिछले 15 नवंबर 2000 से 24 साल हो गए और पक्ष और विपक्ष खाली भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, तो आप मान लीजिए ना कि अयोग्य लोग वहाँ गए। अगर अयोग्य लोग नहीं जाते, योग्य लोग जाते, तो निश्चित रूप से बढ़िया कानून बनता, तब तो भ्रष्टाचार मिट जाता। तो आप ये समझ लीजिए, ये तो आंकड़ा लगाने की बात है। अब एक बात ये भी है, 81 विधानसभा में अगर 10 लोग जोग चले गए, 71 लोग जो है सो बहुमत की बात है ना, तो जहाँ बहुमत की बात है और बहुमत में अयोग्य लोग रहेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन का विधेयक नहीं आएगा, उस पर चर्चा नहीं होगी। सवाल है
तो मेरा कहना है कि देखिए, इस राज्य के व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ की जनता को समझना होगा, और जो विधानसभा का चुनाव आता है वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को उसके नीति, उसके सिद्धांत, उसकी योग्यता और उसके क्षमता के आधार पर वोट करना चाहिए। और उस समय व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो एक वोट का राजनीति है, वो दारू, मुर्गा और पैसा न लेकर और योग्य आदमी को वोट करे, तब जाके व्यवस्था परिवर्तन होगा। अन्यथा भ्रष्टाचार व्याप्त था, व्याप्त है और व्याप्त रहेगा। आज अब चले जाइए ना, किस अब आप बोलते हैं भ्रष्टाचार, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, चाहे अंचल कार्यालय में चले जाइए, चाहे आप जिला मुख्यालय में चले जाइए, चाहे सरकार का कोई भी सेक्शन विभाग में चले जाइए, वहाँ क्या है? वहाँ तो बिना पैसा दिए हुए काम होता ही नहीं है। उनकी सरकार का जो तनख्वाह है वो सीधा सीधी बैंक में जाता है, लेकिन उनकी जो ऊपरी आमदनी है उसी आमदनी से उनका घर चलता है। हम आपको बता देते हैं, आज अब गांव में चले जाइए, गांव के कितने मेधावी छात्र जो है सो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बताइए तो। IAS IPS बड़े जो बड़ी पढ़ाई हैं, गांव के लोग पढ़ाई करता है? नहीं करता। कौन पढ़ता है? जो भ्रष्टाचार के कुर्सी पे बैठा है। ऐसे जो कमाई करने वाला, काला कमाई है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, उसका बेटा दिल्ली में पढ़ेगा, उसका बेटा IAS बनेगा, उसका बेटा IPS बनेगा। गाँव के और गलियारा के लोग बस जहाँ है वहीं है। मेधावी छात्र होने के नाते भी उसको वहीं रह, क्योंकि पैसे की अभाव है। तो निश्चित रूप में झारखंड के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना होगा, जन आंदोलन चलाना होगा। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है, ऐसे बिंदुओं पर जो है सरकार का ध्यान आकर्षण करना होगा, और समय समय पर मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये बताने का काम करना होगा कि यदि आपके राज्य में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये आवाज़ लो, हमने उठाया, ये धरना प्रदर्शन का ये मांग पत्र हमने दिया, इस पर ये स्पेशल जो है आप ध्यान रखिए और उस पर कार्रवाई करिए। जब जनता के मांग पर और जब मूल विषय पर कार्रवाई होने लगेगा तो हमको लगता है कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे मिटने लगेगा। ये तरीके हैं। तो देखा आपने कि कितना खूबसूरत तरीके से बेबाक होकर के सरकार पर भी सवाल उठाए, समाज पर भी सवाल उठाए, और जो एक वोट देने का अधिकार है उन पर भी कड़ा सवाल से नवाजा है। अब देखना ये है कि जनता इस बात को कितना समझती है कि राजनीतिक वोट की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, या फिर मुद्रा यानी पैसा की होनी चाहिए। क्योंकि आज तक देखा गया है कि वोट की राजनीतिक नहीं होती है, मुद्रे की राजनीतिक होती है। जिसको जितना पैसा मिले, जो जितना पैसा खर्च करे, उसी को जीत हासिल होती है। क्योंकि एक सवाल और इन्होंने कहा कि जब तक पढ़े लिखे के हाथों में सत्ता नहीं आएगी, समाज और देश और राज्य का विकास नहीं होगा पाएगा। अब हम लगातार इनसे इसी तरह का सवाल पूछते रहेंगे और लगातार हम इनसे समाज को जागरूक करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने लगातार बहुत अच्छी बात कही है, और इस बात को अगर जनता समझती है तो आने वाला समय में सत्ता परिवर्तन और सत्ता का विकास जो है अवश्य होगा। फिलहाल इन सारी तमाम सवालों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज़ 365 राजेश के साथ।